So hi everyone, I am C. Yash Khandelwal and I hope you're doing good. So guys, finally ICAI ने अपने MCQs and case scenarios booklet for May and November 23 एग्जाम्स रिलीज कर दिए हैं. एंड अगर ICAI ने रिलीज किया है तो सॉल्व कौन कराएगा? भाई कराएगा ना. यस. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MCQs बुकलेट सॉल्यूशन. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है कि सर इस बार MCQs जो आए हैं और पिछले बार के MCQs भी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो सुन लो, ये एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ. ठीक है. देखो, ICAI ने इस बार 50 MCQs रिलीज किए हैं एंड 25 केस सिनेरियोज रिलीज किए हैं. ठीक है. पहली प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी 50 MCQs, फिर 25 केस सिनेरियोज. सर ये कब लाओगे आप 25 केस सिनेरियोज का वीडियो? बेटा ये आ जाएगा आज से 4 to 5 डेज के अंदर. ठीक है. विद कंप्लीट सॉल्यूशन. ठीक है. हमारे जो MCQs वीडियोस रहते हैं वो विद कंप्लीट सॉल्यूशन एंड प्रोविजन रहते हैं. प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन भी अपन लेते हैं साथ में. ठीक है. फिर आएगा RTP के MCQs और MTP के MCQs. इतने MCQs पहले आप कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है. पर आपको फोमो फील होगा क्योंकि सर पिछले बार MCQs 120 थे, है ना, और केस सिनेरियो जो थे वो 40 थे. इस बार कम हो गए हैं. तो जो बचे हुए MCQs एंड केस सिनेरियोज पिछले बार के वो सॉल्व कैसे करेंगे? सर वो भी सॉल्व करवा दो ना. तो देखो, पिछले बार के MCQs एंड केस सिनेरियोज का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे. बट आप ढूंढने जाओगे इसके अंदर से कि कौन से अभी नए हैं कौन से पुराने हैं, तो बहुत दिक्कत होगी आपको. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से जो भी बचेंगे MCQs, ठीक है, जो भी हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे, जो बचेंगे यूनिक वाले वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा. बट ये वीडियो आएगा एकदम अप्रैल मिड में. ठीक है. उसके पहले इसको करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है. इतना आप कर लो, मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है. ओके. ठीक है. ओके भाई, देखो भाई आया, सब करा के जाएगा. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. एंड बेटा, अगर वीडियो पे आए हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आपकी हेल्प हुई इस वीडियो से तो प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बहुत हेल्प होगी. आई एम टेलिंग यू, पिछले बार के वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स हमको कि कितने बच्चों को कितनी हेल्प हुई है. ठीक है. तो ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर राजेश एंड मिस्टर ब्रिजेश, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आर ड्यू टू रिसीव रुपीज 13 lakhs each on 1/4/22 on maturity of life insurance policy taken on 31/3/12 and 1/4/12 respectively, the sum assured of which is rupees 10 lakh rupees. They have paid an annual premium of 1.1 lakh rupees each. Are provision of tax deducted at source attracted on maturity proceeds received by Mr. Rajesh and Mr. Brijesh. अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड्स पे TDS एप्लीकेबल होता है सेक्शन 194 DA वाला. राइट. 194 DA में TDS एप्लीकेबल होता है 5%. ठीक है. ऑन इनकम कंपोनेंट. इनकम कंपोनेंट कैसे निकालते हैं हम? मैच्योरिटी प्रोसीड्स माइनस प्रीमियम पेड टिल नाउ. राइट. तो देखो, यहाँ पे मैच्योरिटी प्रोसीड्स कितनी है? 13 लाख रुपीज दोनों को मिलने वाला है. तो 13 लाख रुपीज मैच्योरिटी प्रोसीड्स है और प्रीमियम कितना पे किया अपन ने? 1.1 लाख ईच हर साल. और ये पॉलिसी इशू हुई थी 31/3/12 और 1/4/12 को. तो हमने ऑलमोस्ट 10 लाख प्रीमियम पे कर दिया है. तो देखो, प्रीमियम पेड टिल नाउ 1,10,000 इंटू 10 ईयर्स कितना हो गया? 11 लाख हो गया. ओके. तो TDS लग जाएगा आपका इनकम कंपोनेंट पे 13 लाख माइनस 11 लाख विच इज 2 लाख. 2 लाख पे 5% और दोनों को लग जाएगा, है ना? दोनों को लग जाएगा ना? आप बोलोगे हाँ सर दोनों को लग जाएगा. राइट. ठीक है. पर सर एक बात हमें समझ नहीं आ रही कि सर इसमें कुछ तो पॉइंट था सर, हमको याद नहीं आ रहा. जो क्या पॉइंट था? देखो, 31/3/12 को इशू हुई है मिस्टर राजेश की पॉलिसी. मतलब अगर राजेश की पॉलिसी 31/3/12 को इशू हुई है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि प्रीमियम पेड अगर अप टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड है सिंगल ईयर का तो हम क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होती है. और 1/4/12 के बाद इशू हुई है तो हम क्या बोलते हैं? 10% अगर तक के है प्रीमियम पेड तो एग्जेम्प्ट होता है. तो यहाँ पे 31/3/12 को इशू हो गई है राजेश की पॉलिसी. यही चेक कर रहे थे उन लोग. तो देखो, राजेश का 10 लाख सम अश्योर्ड है और 1.1 लाख क्या है? प्रीमियम. तो 20% से कम है क्या? यस. तो राजेश की मैच्योरिटी तो एग्जेम्प्ट हो गई. अब ब्रिजेश की देखते हैं. ब्रिजेश की इशू हुई है 1/4/12 को. तो इसमें हमको 10% चेक करना पड़ेगा. 10%. तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख. पर यहाँ कितना है? 1.1 लाख. मतलब 10% के ऊपर है तो मैच्योरिटी एग्जाम नहीं होगी. तो मिस्टर ब्रिजेश के हाथ में मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी. क्या टैक्सेबल होगा? इनकम कंपोनेंट 5% पे 194 DA फॉर दौलत. ठीक है, याद कराया था मैंने. ठीक है. तो 5% ऑफ 13 - 11 2 लाख दैट इज 10,000 रुपीज. देखो आंसर
no tax is deductible at source on maturity proceeds receivable by Mr. Rajesh. Tax is deductible on maturity proceeds received by Mr. Brijesh and TDS is rupees 10,000. ठीक है, ओके, डन है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एबीसी लिमिटेड टुक ऑन सब लीज अ बिल्डिंग फ्रॉम मिस जानवी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/22 ऑन रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ. ठीक है, 1/7/22 मतलब अप्रैल में जून नहीं लिया, 9 महीने के लिए लिया, मतलब 20,000 इंटू 9 कितना हो गया, 20 इंटू 9 1,80,000. ठीक है, और it also took on hire a machinery from Miss Janvi with effect from 1/10/22 on hire of 15,000 पर मंथ. ठीक है, अब अक्टूबर से, ये तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6 महीने के लिए. तो कितना हो गया बेटा, 55,000 इंटू 6, नहीं 15,000 इंटू 6 कितना हो गया, एक मिनट, नहीं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, है ना, तो कितना है ये 15,000 पर मंथ, राइट. तो 15,000 इंटू 6 कितना होता है बेटा, 90,000, राइट. तो कितना हो गया, 180 प्लस 90 हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एबीसी लिमिटेड लाइबिलिटी डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स. ठीक है, अज्यूमिंग दैट 1 मंथ्स रेंट was received as security deposit which is refundable at the end of lease period. अब मुझे बताओ कि सर यहाँ पे एक 1 मंथ का रेंट भी है, किस पे, मशीनरी पे कि इस पे, दोनों पे 1 मंथ रेंट है जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है. अब यहाँ पे 2-3 चीजें चेक की उन्होंने, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट. अब 2 चीजें चेक की इन लोगों ने. पहली बात देखो, मशीनरी का अलग एग्रीमेंट है और ये बिल्डिंग का अलग एग्रीमेंट है, तो दोनों मिला के, दोनों अलग अलग 240 से कम हो रहे हैं, पर मिला के 140 के ऊपर हो रहे हैं, 240 के ऊपर हो रहे हैं क्या, यस, मिला के 240 के ऊपर हो रहे हैं, तो टीडीएस तो एप्लीकेबल होगा रेंट पे. ठीक है, दूसरी बात, सर यहाँ पे रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, मुझे बताओ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे टीडीएस लगता है क्या, नहीं लगता. ठीक है, नहीं लगता, ये भी चेक किया उन्होंने. थर्ड चीज एक और चेक किया उन्होंने, आपसे रेट चेक किया है. ठीक है, हमने बात की थी टीडीएस 194I में कटता है, रेंट होता है, तो टीडीएस कितना कटता है, बिल्डिंग बड़ी होती है 10% और प्लांट मशीनरी छोटी होती है 2%. ठीक है, तो देखो बिल्डिंग पे 10% 180 पे और 2% 90 पे. ठीक है, रेंट एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्यों, क्योंकि रिफंडेबल है. ठीक है, रिफंडेबल पे टीडीएस नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट होता तो टीडीएस एप्लीकेबल होता. ठीक है, हम बेटा जो भी प्रोविजन जितने आएंगे सबका रिवीजन साथ में आज करेंगे इसी में. ठीक है, चलो. Mr. Valish, employed as manager with ABC Limited, pays rent of 50,000 per month to his landlord. Which of the following statement is correct? अब आप TDS चेक करोगे, 50,000 क्या होता है, ये 194 IB में TDS लग जाएगा क्या, 194 IB में TDS लग जाएगा क्या, आप याद करोगे, हाँ लग जाएगा. पर बेटा ध्यान दो कि 194 IB में अगर रेंट ग्रेटर देन 50,000 होता है तब TDS एप्लीकेबल होता है. रेंट ग्रेटर देन 50,000, यहाँ पे रेंट एग्जैक्टली 50,000 है, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है, ओके. तो मिस्टर वलिश इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. अब मिस्टर हरी इंटीरियर डेकोरेटर है, डिक्लेयरिंग प्रॉफिट अंडर 44 ADA. ठीक है, मतलब 44 ADA में प्रॉफिट डिक्लेयर करता है. ओके, मतलब हाईजैक में नहीं आता ये. एंड द अर्लियर प्रीवियस ईयर्स, Mr. Hari has to pay brokerage of 10 lakh to Mr. Lal, a broker to buy residential house, and rupees 50 lakhs to Mr. Sham, a contractor for reconstruction of residential house. Are TDS provisions attracted in the hands of Mr. Hari in respect of about transaction? देखो 10 लाख पे किया प्लस 50 लाख पे किया, कितना किया, 60 लाख पे किया. अब हमने बात की थी 194M किसको एप्लीकेबल होता है, जो हाईजैक में कवर्ड नहीं होते. अब हाईजैक क्या होता है सर, हाईजैक वो लोग होते हैं जिनका या तो असेसी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर बिजनेस में 1 CR के ऊपर है या फिर ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन में 50 लाख के ऊपर है. बट यहाँ देखो, यहाँ साफ साफ बोला उन्होंने कि 44 ADA मतलब प्रोफेशन में 50 लाख से कम होगा तभी 44 ADA एप्लीकेबल होता है. मतलब ये हाईजैक वाले लोग तो नहीं है. यहाँ पे HIJAC में TDS नहीं कटेगा, किस में कट सकता है फिर, तो C, J और H के पेमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट J और H इनके पेमेंट्स में कट सकता है 194M में. राइट, कहाँ कट सकता है, 194M में. अब मुझे बताओ कि 50 लाख के ऊपर होता है तब कटता है इसमें 5% पे. राइट, तो यहाँ पे 5% पे कट जाएगा, है ना. तो आंसर क्या है, नो, TDS प्रोविजंस आर नॉट अडेक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी. हैं सर, यहाँ तो 50 लाख के ऊपर है, क्यों नहीं कट रहा TDS.
क्यों नहीं कट रहा? समझ नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं कट रहा है यहाँ पे टीडीएस, बताओ सर। देखो बेटा, हमको जब लिमिट चेक करनी होती है ना 50 लाख की, तो हम पेई वाइज चेक करते हैं, ठीक है? हम पेई वाइज चेक करते हैं। तो पेई वाइज कितना है सर? एक को क्या 10 लाख, एक को क्या 50 लाख, किसी में भी 50 लाख के ऊपर नहीं है, इसलिए 194M एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, तो यहां बेटा आप गलती करोगे, जहां आप गलती करोगे मैं वहां पर बता दूंगा आपको, ठीक है? चलो, मिस्टर संजय, अ सैलरीड इंडिविजुअल, पेज ब्रोकरेज ऑफ 40 lakhs टू मिस्टर हरीश, अ ब्रोकर ऑन 5123, ठीक है? सैलरीड इंडिविजुअल है तो 194M एप्लीकेबल होगा, पर पेमेंट कितना है 40 लाख, तो नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? उसके फादर मिस्टर हरी, उनने कितना पे किया, वो भी रिटायर्ड पेंशनर है, मतलब सैलरी वाले हैं, तो ये हाईजैक में नहीं आते, तो इन पे भी 194M एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है? मेक्स कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ रुपीज 15 lakhs, 25 लाख एंड 12 लाख, कितना हो गया बेटा? 15 प्लस 25 प्लस 12, 52 लाख, तो यहाँ पे 194M एप्लीकेबल हो जाएगा। तो संजय केस में एप्लीकेबल नहीं है, पर मिस्टर हरि के केस में एप्लीकेबल है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? Kunal and Company LLP engaged in manufacturing business withdrew from its bank account rupees 125 lakhs by cash, ठीक है? Each individual withdrawal does not exceed 2 lakh rupees, ठीक है? The purpose of withdrawal from bank was for buying agriculture produce, being raw material required for manufacture for finished products by it. Kunal and Company LLP always files its returns of income before due date. तो बेटा ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? टीडीएस, देखो टीडीएस एप्लीकेबल होगा 194N में, कैश विड्रॉल हो रहा है 1 करोड़ के ऊपर। सर ये जो विड्रॉ कर रहे हैं ये फॉर बाइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्क पड़ता है कैसे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है? ये कोई एक्सेप्शन नहीं इसमें, तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। कितना होगा? 194N पे 2% एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ के ओवर एंड अबाउ जितना भी अमाउंट होता है उस पर लगता है। यहाँ पे कितना है? 25 लाख है, तो 25 लाख पे 2% दैट इज 50,000। देखो आंसर, टैक्स ऑफ 50,000 इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, ठीक है? ओके ओके सर, अब नेक्स्ट करते हैं द फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ कैश विड्रॉज फ्रॉम कैनरा बैंक बाय मिस्टर रवीश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, 16 लाख, 55 lakh and 28 lakh, ठीक है? Mr. Ravish has not filed his return of income for AY 2021, AY 21-22 and AY 22-23। अब हमने क्या बात किए थे? जिन 3 प्रीवियस ईयर की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, अगर उन सालों के आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो आपकी लिमिट कैश विड्रॉल की 1 CR से 20 लाख हो जाती है इन सेक्शन 194N, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है? 99 लाख, 20 लाख के ऊपर कितना है? 79 लाख, उस पर 2% लग जाएगा। 20 लाख टू 1 करोड़ यहाँ पे लगता है 2% टीडीएस, और 1 करोड़ के ऊपर लगता है 5% टीडीएस, ठीक है? तो 158 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? बेटा आप ये जब रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, एमसीक्यू वीडियो, तो आई एम होपिंग कि आपने एक बार तो पढ़ा है, क्योंकि एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये नहीं बनेगा आपको। मैं रिवीजन जो प्रोविजन याद रिवीजन करा सकता हूँ प्रोविजन का आपको, बट प्रोविजन फर्स्ट टाइम इस वीडियो में समझा नहीं सकता। आपको रिवीजन जरूर करा रहा हूँ मैं, बट आपने पढ़ाई नहीं आज तक तो नहीं बनेंगे एमसीक्यूज आपको, ठीक है? मिस्टर गणेश इज रनिंग अ स्टील फैक्ट्री, टर्नओवर कितना है फाइनेंशियल 2022 का? 2.5 करोड़, मतलब पिछले साल का, मतलब पिछले साल 1 करोड़ से ऊपर है, मतलब हाईजैक एप्लीकेबल है, ओके? देखो इस बार का टर्नओवर दिया, कोई काम का नहीं है। ऑन 10/4/22 ही अवेल्ड कंसल्टेंट सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, द कंसल्टेंसी फीस अमाउंटेड टू 184। तो इस पर टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? काटना पड़ेगा क्या? हाँ काटना पड़ेगा। काय में? देखो प्रोफेशनल को फीस हम काय में करते हैं? 184 जे में, जे फॉर जनहित, तो जे में काटना पड़ेगा 10% 184 पे, दैट इज 18,400। कब तक डिपॉजिट करना पड़ेगा? अप्रैल मंथ में काटा है तो नेक्स्ट मंथ के 7 तक, ठीक है? ओके। Mr. Hirsch has to pay rupees 3 lakh on 3/3/23 to plan your trip, a travel agency for holiday package in Singapore and Malaysia for himself and his wife. He obtained a loan of rupees 10 lakhs for higher education of his son, studying in Columbia University, from SBI, and remitted under LRS of RBI. The said sum through the same bank, SBI, which is also an authorized dealer. Is tax required to be collected at source from Mr. Hirsch by travel agency and the bank? ठीक है? ओके तो बेटा बताओ यहाँ पे कि ये सेक्शन कौन सा है? 2060(1)(g। इसमें क्या होता है? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज पे 5% टीसीएस कलेक्ट होता है विदाउट एनी लिमिट, राइट? और जो अपन मनी रिमिट करते हैं इंडिया के बाहर,
ऑथराइज डीलर के थ्रू, उसमें रेमिटेंस पे टीसीएस कलेक्ट होता है 5% ओवर 7 लाख रुपीज। बट अगर रेमिटेंस है आउट ऑफ एजुकेशनल लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इफ लोन इज आउट ऑफ एजुकेशनल लोन, सॉरी इफ रेमिटेंस इज आउट ऑफ एजुकेशनल लोन, तो 0.5% लगता है 5% की जगह टीसीएस, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 लाख उनने किया है प्रोग्राम पैकेज पे, 3 लाख पे 5% लग जाएगा नॉर्मली, और यहाँ पे 10 लाख किया एजुकेशन के लिए, तो 10 लाख में 7 लाख हट जाएगा, और बचे हुए ओवर एंड अबाउट 3 लाख पे कितना लगता है 0.5%। देखो आंसर, ट्रेवल एजेंसी 5% 3 लाख, और एसबीआई 0.5% 3 लाख। ठीक है, इजी इजी, ओके। मिस्टर महेश एंगेज इन बिजनेस ऑफ trading of car accessories. His turnover of financial year 2022 and 2023 was 11.15 crores and 9.75 crores. पिछले साल का टर्नओवर कितना है 11.5 करोड़। मतलब अगर ये बाय कर रहा है बंदा, तो यहाँ पे 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, XYZ लिमिटेड प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ कार एक्सेसरीज for 90 lakhs on 1622. Mr. Mahesh delivered the order within 15 days of receipt of order and received the payment within 7 days from the date of delivery. Is Mr. Mahesh required to collect tax at source? अच्छा, यहाँ Mr. Mahesh क्या है, सेलर है, और XYZ क्या है, बायर है। ठीक है, ठीक है। Is Mr. Mahesh required to collect tax at source on consideration received by him from XYZ Limited if turnover of XYZ Limited ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2022 was 15 करोड़। मतलब पिछले साल में दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, बायर का भी सेलर का भी। ठीक है, पिछले साल में दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, बायर का भी सेलर का भी। तो क्या होता है मुझे बताओ, इस केस में बायर टीडीएस डिडक्ट करता है, इस केस में बायर टीडीएस डिडक्ट करता है, और सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही पूछा यहाँ पे, क्या उसको टीसीएस कलेक्ट करना है क्या? नहीं, no, since XYZ Limited is liable to deduct tax at tax under section 194Q. ठीक है, तो TDS डिडक्ट करना पड़ेगा 194Q में, तो 2061H नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, इन द कोर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन अंडर सेक्शन 132 in April 22, Mr. Hari makes a declaration under section 132(4) on the earning of income in respect of previous year 2022 not disclosed in the books of account. Mr. Hari explains the manner in which income was derived and pays the tax together with interest in receipt of such income. However, he does not disclose such income in his return of income. तो पेनाल्टी कितनी लगेगी? पेनाल्टी यहाँ लगती है सेक्शन 271 AAB में। कहाँ पे? सेक्शन 271 AAB में। उसमें क्या होता है बेटा बताओ, 30% या फिर 60% लगती है। 30% कब लगती है? अगर अस्सी ने एडमिट कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया नेचर एंड सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया, और रिटर्न में डिस्क्लोज कर दिया। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं किया, सब में एंड है देखो, अगर एक भी चीज नहीं किया तो कितना लगता है 60%। अगर चारों चीज कर ली तो लगता है 30%। यहाँ पर उनने क्या किया, उनने ना रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया, तो क्या करेंगे हम, तो सर हमको 60% पेनाल्टी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60% पेनाल्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पॉइंट पे। ठीक है, मिस्टर एम के घर में सर्च चल रही थी, उसने एडमिट कर लिया 50 करोड़ एडिशनल सेल्स। ठीक है, while filing the return of income in response to notice under section 148, M did not declare the said income in the return of income. तो भाई अगर उसने दिखाया नहीं तो पेनाल्टी कितनी लगेगी? 50 करोड़ की इनकम है, 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम दैट इज 30 करोड़ रुपीज, 50 करोड़ का 30 करोड़। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पॉइंट पे। ठीक है, अब इसमें वही बोल रहा है कि मिस्टर आकाश के यहाँ भी सर्च हुई। ठीक है, उसके बाद उसने चारों चीज कर लिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, एडमिट कर दिया, एक्सप्लेन कर लिया, इंटरेस्ट टैक्स पे कर दिया और डिस्क्लोज भी कर दिया। तो पेनाल्टी कितनी लगेगी? तो यहाँ कितनी लगेगी? यहाँ लगेगी 30%। ओके, है ना? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल फॉर द पर्पजेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब यहाँ पे क्या है बेटा? पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 133B में आता है। 133B में मुझे बताओ 133B में क्या होता है? पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम बिजनेस प्लेस में जा सकते हैं, कब? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, राइट? सिर्फ बिजनेस प्लेस में जा सकते हैं, हम घर भर में नहीं जा सकते इसमें। और यहाँ पे इंपाउंडिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो दिया है वो 2 and 3 दिया है, जो कि गलत दिया है। ठीक है, 2 and 3 मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर द प्लेस ऑफ बिजनेस ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ये सही है।
ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इम्पाउंड कर सकते हैं, ठीक है, पर सेक्शन 133B में इम्पाउंड नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पे आंसर 2 और 4 होना चाहिए, ठीक है, कैन नॉट इम्पाउंड। बट अब देखते हैं, यहाँ पे आईसीआई ने आंसर गलत दिया है, आईसीआई को रिजेंडम इशू करता है तो अपन देख लेंगे। पर यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए बेटा, डी आंसर होना चाहिए। सी आईसीआई ने दिया है पर ये गलत है, डी आंसर होना चाहिए, राइट। ओके, क्वेश्चन 15, एओ ने क्या किया, साइबर कैफे सर्वे करने गया, नहीं क्या के लिए गया, एट 1 AM इन द नाइट फॉर पर्पज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे सिर्फ इनकम अथॉरिटी की मतलब कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करने गया है, यहाँ पे क्या करने गया है, सिर्फ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या लगेगा 133B। पर यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे पहले किया उसने सर्वेड, मतलब सर्वे किया है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर सर्वे किया है तो सर्वे में क्या लगता है, सेक्शन 133A, मतलब 133A बताओ, हम बिजनेस आवर्स जा सकते हैं बिजनेस प्लेस में, और अगर किसी और जगह जा रहे हैं तो आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, ठीक है। और यहाँ पे इंपाउंडिंग कर सकते हैं फॉर 15 डेज, राइट। तो ये सर्वे करने गया है। अब ये वही वाला क्वेश्चन है कि भाई कैफे में रात को 1 बजे चले गया वो, तो तुमको तो पता है अगर बिजनेस आवर्स के अंदर आता है वो तो जा सकता है, सिंपल। तो एओ एक्शन सही है और इंपाउंडिंग ऑफ बुक्स भी सही है, क्योंकि इंपाउंड कर सकता है फॉर 15 डेज विदाउट एनी परमिशन। और 15 डेज के अगर ऊपर इंपाउंड करना है तो क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, CIT, CCIT, DIT, DGIT प्लस देयर प्रिंसिपल, राइट। ओके सर, आप ये सब जो बोल रहे हो प्रोविजंस, ये हमको याद नहीं आ रहे हैं बेटा। अगर याद नहीं आ रहे तो आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, ठीक है। जो भी चैप्टर के याद नहीं आ रहा लिख लो अभी बाजू में, ठीक है। डरना नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ, सॉरी डरा नहीं रहा हूँ बेटा। अगर याद नहीं आ रहे ना तो जो भी चैप्टर का प्रोविजन याद नहीं आ रहा ना, वहां बाजू में लिख लो अपने पास और उस प्रोविजन को जाके पढ़ लेना, या फिर मेरे रिविजन वीडियो सबके अवेलेबल है, देख लेना जाके, ठीक है। अगर आपने मेरे रिविजन वीडियो पूरे देखे हो तो इसमें से हर एक क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, राइट। ओके, मिस्टर राम born on 1/4/1963, 1/4/1963 मतलब 1/4/23 कितने का हो रहा है वो, 60 साल का। तो इस साल प्रीवियस ईयर 22-23 में 22-23 में 60 ईयर्स का मानेंगे उनको सीनियर सिटीजन। उनकी ग्रॉस टोटल इनकम है 290, मतलब 3 लाख से कम है सीनियर सिटीजन की। तो फिर रिटर्न फाइल की लायबिलिटी नहीं आना चाहिए। पर उनने क्या किया देखो, उनने 10,000 पर मंथ का क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए, और मेलबर्न घूमने गए हैं 1.2 लाख खर्चा करके, और बाकी उनके बेटे ने किया खर्चा, ठीक है। तो देखो ये तो खुद खर्चा नहीं किया 2 लाख से ऊपर फॉरेन ट्रेवल में, बट यहाँ पे इनने 1 लाख से ऊपर साल भर में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे खर्चा किए। तो 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) क्या बोलता है कि देखो, अगर आपकी बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट के ऊपर इनकम नहीं है, पर आपने साल भर में क्या डिपॉजिट विड्रॉ का 1 CR के ऊपर किया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कितना 1 लाख के ऊपर, और फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया 2 लाख के ऊपर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने 1 लाख के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, 10,000 पर मंथ इज इक्वल टू इंटू 12 120। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। वो 1 करोड़ शायद विड्रॉ का है या डिपॉजिट का, अपन देख लेना एक बार, ठीक है। मुझे एकदम से अभी क्लिक नहीं हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, आप देख लेना, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन में, जो 1 करोड़ वाला जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है भाई, कोई भी इंसान भूल सकता है, मुझे बहुत दिन से पढ़ाया नहीं चैप्टर तो क्लिक नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। ए लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 23-24 ऑन 30 September 23। द रिटर्न इज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). टाइम लिमिट क्या है 143(2) की, तो 143(2) की टाइम लिमिट है 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ FY इन विच ROI वाज फाइल्ड। ROI फाइल कब हुआ, किस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर 23-24 में, मतलब AY 23-24 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर नहीं सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इसका एंड कब होता है 31/3/24, यहां से 3 months कब होते हैं 36/24, देखो, ठीक है। Which of the following cannot be adjusted in computation of total income while processing return of income under 143(1)? 143(1) में क्या क्या आता है, अर्थमेटिकल एरर, ठीक है, ये तो आता है, इनकरेक्ट क्लेम ये भी आता है, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट ये भी आता है, ठीक है। पर ये एडिशन ऑफ इनकम appearing in form 26AS which has not been included in computing total income in the return, ये नहीं आता। तुमको बता दूं एक बात, ये तुमको दिख रहा नहीं आता ये तो, पर ना ये आज से 3-4 साल पहले आता था, ठीक है, अब नहीं आता ये, ओके। अब मिस्टर राजेश अग्री बाय एन ऑर्डर पास बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंपोजिंग पेनाल्टी अंडर सेक्शन 270A फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो किसके पास जाए वो अपील लेके, मैंने आपको बताया था कि देखो, अगर एओ लेवल के लिए, एओ लेवल के ऑर्डर्स है, एओ के ऑर्डर्स है,
और हमको अपील में जाना है तो अपन जाते हैं किसके पास, सीआईटी अपील्स के पास। बट अगर सीआईटी, सीसीआईटी, डीआईटी, डीजीआईटी इन लोग ने ऑर्डर पास किए हैं तो हमको जाना पड़ता है आईटेट के पास। सीआईटी अपील्स में जा सकते हैं अपन 30 डेज में, आईटेट के पास अपन जा सकते हैं 60 डेज में, राइट। देखो यहाँ पे इसको किसने किया है, सीआईटी ने, मतलब जाना पड़ेगा आईटेट के पास। ऑब्वियसली सीआईटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपन सीआईटी अपील्स के पास नहीं जा सकते, लॉजिकल, ठीक है। तो जाएंगे आईटेट में 60 डेज के अंदर, ठीक है, ओके। 278 पेनाल्टीज लेविड बाय सीआईटी, सीसीआईटी, जाना पड़ेगा आईटेट के पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट अपीलेबल बिफोर कमिश्नर अपील्स। देखो यहाँ पे कमिश्नर अपील सामने कौन से ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। तो देखो आपको चारों ऑर्डर तो याद नहीं रहेंगे, पर यहाँ पे आप वो ऑर्डर ढूंढ सकते हो जो सीआईटी, सीसीआईटी ने पास किया है, ठीक है। देखो एन ऑर्डर पास बाय एओ इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी, ये हमने पढ़े हैं कि ये इसके अगेंस्ट अपन सीआईटी अपील्स के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बेटा देखो लॉजिक बता दे रहा हूँ अभी रिवीजन वीडियो में भी, कि डीआरपी में कौन लोग होते हैं, सीआईटी, सीसीआईटी लेवल ऑफिसर्स होते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में। तो उसके अगेंस्ट अपन आईटेट के पास जाना पड़ेगा, सीआईटी अपील्स के पास नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आंसर सी होगा इसका। देखो मिस्टर एक्स अग्रीव्ड है बाय ऑर्डर ऑफ एओ और मिस्टर वाई अग्रीव्ड है बाय ऑर्डर ऑफ डीजीआईटी। अब बताओ एओ का ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील्स 30 डेज, डीजीआईटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटेट 60 डेज, सिंपल। देखो आंसर, और इसमें 30 डेज, इसमें 60 डेज, खत्म, आंसर। इजी है, क्वेश्चंस बहुत इजी है एमसीक्यूज के, ठीक है। अब देखो असेसमेंट ऑफ मेसर्स ई एप्सिलॉन, सॉरी मेसर्स एप्सिलॉन एसोसिएट्स वाज मेड under section 143 on 28 December 23. The AO added 3 lakh being 30% of 10 lakh for non-deduction of tax at source and 4 lakh on account of unexplained investments. ठीक है, the assessee contested the addition on account of unexplained investment in appeal before commissioner appeals. तो अपील डिसाइड हो गई अगेंस्ट द असेसी, ठीक है। अब असेसी के पास रेमेडी क्या बची है, तो देखो तुमको पता होगा 263 एंड 154 में लगता है पार्शियल मर्जर एंड 264 में लगता है टोटल मर्जर। अगर एक मैटर के अगेंस्ट अपन जा चुके हैं अपील में तो दूसरे मैटर के अगेंस्ट अपन 264 तो नहीं कर सकते, पूरा ऑर्डर ही खत्म हो गया, पूरे ऑर्डर के अगेंस्ट अपन 264 नहीं कर सकते। बट अगर एक मैटर अपील में गया है तो दूसरे मैटर के अगेंस्ट 263 और 154 हो सकता है, ठीक है। तो एक तो अपील में गया है तो दूसरा मैटर के अगेंस्ट अपने पास क्या ऑप्शन है, एसएससी के पास डिपार्टमेंट कर सकता है उसका 263 दूसरे मैटर का, और अपन कर सकते हैं 154। तो बचा हुआ जो मैटर है अपन अप्लाई कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 में, ऑब्वियसली इफ इट इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, बस और कुछ नहीं कर सकते, है ना। पहला मैटर तो अपील में चला गया, उस पर कुछ कर नहीं सकते। दूसरा मैटर जो बचा हुआ है उस पर अपन 154 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 154 में पार्शियल मर्जर अप्लाई होता है, राइट, ओके, डन। सर मिस्टर महेश इज फाउंड टू बी ओनर of 2 gold chain of 50 grams each, value of which is 145 each, ठीक है, which are not recorded in books of accounts, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये सेक्शन निकालना है अपने को। 115 बीबीए में कितना टैक्स लगता है, 115 बीबीए में टैक्स कितना लगता है, अनडिस्क्लोज इनकम पे, अनअकाउंटेड इनकम पे कितना लगता है, बताओ कितना लगता है। 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, 78%। कितना लगता है, 78% लग जाएगा कि यहाँ पे यस 145 की एक चेन है, दो चेन कितने की होगी 290 की, उस पे 78% 226 200, राइट। देखो आंसर, राइट, ओके, डन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर परेशान कर रही है ना, मिस्टर गणेश एंड मिस्टर राजेश रेसिडेंट इंडियंस बोर्न ऑन 1/7/1962 एंड 1/4/1943, मतलब ये क्या हो गए बेटा, ये हो गए 60 साल के, कौन, मिस्टर गणेश, और मिस्टर राजेश हो गए 80 ईयर्स के। इनकी बेसिक एग्जामिशन कितनी हो गई, 3 लाख रुपीज। इनकी कितनी हो गई सर, 5 लाख रुपीज। दोनों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। हाउएवर टोटल इनकम असेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ईयर अंडर 144 इज 8 lakhs एंड 5 lakhs। तो देखो किसकी, राजेश की 5 lakhs है इनकम, और उसका बेसिक एग्जामिशन 5 लाख के ऊपर 5 लाख की होता है। तो क्या होगा, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, पेनाल्टी लेवेबल रहेगी नहीं, क्योंकि इनकी इनकम टैक्सेबल थी नहीं, 5 लाख के अंदर ही थी, 5 लाख ही थी, ठीक है। अब मिस्टर गणेश जो है उनकी इनकम कितनी, 8 लाख रुपीज है, ठीक है, और उनका बेसिक एग्जामिशन कितना है, 3 लाख रुपीज।
तो इनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर है, फिर भी इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो यहां पे सेक्शन 270A में अंडर रिपोर्टिंग की पेनाल्टी लगती है, राइट, 270A में। अच्छा सर, तो मुझे बताओ कैसे निकालते हैं अपन निकालते हैं टैक्स ऑन 8 लाख विच इज इक्वल टू 72,800। अभी देखो जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ना, अभी पॉज करो और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो इसका टैक्स, ठीक है। और पेनाल्टी कितनी लगती है, 50% ऑफ टैक्स, तो 50% ऑफ 72,800 दैट इज 36,400, ये लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि किसी ने पूछा कि इस केस में मिस्टर गणेश की अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पे 8 लाख माइनस 3 लाख दैट इज इक्वल टू 5 लाख इज हिज अंडर रिपोर्टेड इनकम, राइट, ये बात मत भूलना भाई, ठीक है। पेनाल्टीज का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है मेरा पुराना वाला, वो देख सकते हो, बाकी इस बार भी डालूंगा मैं, ठीक है। चलो, दिनेश अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज 47 ईयर्स, उन रिटर्न फाइल नहीं किया अपना, ठीक है। उनकी इनकम एज पर 144 कितनी है, 18 लाख रुपीज, तो पेनाल्टी लगेगी क्या, यस, कितनी, पहले टैक्स निकालो 18 लाख पे, कितना आएगा 112,500 प्लस 30% ऑफ 8 लाख प्लस 4% सेस दैट इज इक्वल टू 366,600। पेनाल्टी कितनी होगी, 50% ऑफ 366,600 दैट इज 183,300। देखो आंसर। अब रुको, आप रुको, यहाँ पॉज करो और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो पहले, ठीक है, करो, पॉज नहीं किया आपने, करो और करो सॉल्व, ठीक है। अब मिस्टर एक्स मेड अ एफडी ऑफ 12,000 विद एन एनबीएफसी ऑन 1/4/22 इन कैश, कैश में किया, ठीक है। Thereafter he made another fixed deposit of 7,500 with same NBFC by bearer check, कितना हो गया 12,000 प्लस 7,500 19,500 काय में हो गया, कैश या बेरर चेक में, और जो बचो 8,000 है उसने फिर से किया, पर ये किया अकाउंट पे चेक से। अब सर कैश या बेरर चेक में 20,000 के ऊपर हुआ क्या, नहीं, तो अपने को पेनाल्टी आएगी क्या, 271D की पेनाल्टी अट्रैक्ट नहीं होगी। अब सर यहाँ पे पेनाल्टी कौन सी लगती, कैसे याद रखते हैं, तो देखो याद कराया था मैंने 269 SSSTT न लेने का न देने का, 20,000 2,20,000, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ 269 SSSTT न लेने का न देने का, ठीक है, न लेने का न देने का, SSSTT 20,000 2,20,000, अब देने का 20,000 है, ठीक है। अब ये तो डिस अलाउंस का सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद पेनाल्टी क्या में लगती है, तो SSSTT और पेनाल्टी लगती है DDAE, ठीक है, SSSTT DDAE, राइट, ओके, तो पेनाल्टी अट्रैक्ट नहीं होगी, ओके ओके, चलो, ठीक है। और ये डी किसके हाथ में पूछ रहा है पेनाल्टी, सर ये एनबीएफसी के हाथ में पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि डी में लेने की पेनाल्टी लगती है ना, तो एनबीएफसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो नहीं लगेगी। एक्स प्राइवेट लिमिटेड हैज फेल्ड टू रिपोर्ट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर इनटू विद PQR Inc which is a specified foreign company, ठीक है, व्हाट वुड बी द पेनाल्टी। देखो अगर आपने फेलियर टू रिपोर्ट किया है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो पहली पेनाल्टी आपको लगती है 2%, ठीक है, और साथ में क्या मानते हैं उसको मिस रिपोर्टिंग भी मानते हैं। मिस रिपोर्टिंग बोले तो 200% ऑफ टैक्स, तो देखो दो लगेगी, एक तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन प्लस 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, बोथ ए एंड सी, ठीक है, ओके डन सर। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 28। मिस्टर व्योमेश, a non-resident individual aged 61 years has not furnished his return of income for AY 23-24. However, the total income assessed in respect of such year is rupees 13 lakh rupees under section 144. तो पेनाल्टी कितनी लगेगी। अब यहाँ पे ने सिर्फ एक चीज चेक की, क्या चीज, देखो ये एनआर है और सीनियर सिटीजन है, तो आपको जब टैक्स निकालना रहेगा, ठीक है, तो कितना आएगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख आएगी, ना कि 3 लाख। आप लोग जल्दी जल्दी में क्या करोगे, आप देखोगे 61 ईयर्स के ऊपर है, तो आप क्या कर दोगे, 3 लाख लगा दोगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नहीं 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 नहीं, 2.5 लाख लगेगी क्योंकि एनआर है, ठीक है। तो देखो 13 लाख पे टैक्स निकालो, कितना आएगा 210,600, निकालो अभी पॉज करो, निकालो, उस पर 50% पेनाल्टी, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं है कि अंडर रिपोर्टिंग है मिस रिपोर्टिंग है। अगर दिया नहीं है कि अंडर रिपोर्टिंग है मिस रिपोर्टिंग है, तो अपन क्या मानना है, अंडर रिपोर्टिंग मान के 50% पेनाल्टी निकालना पड़ता है। अगर वहां पे दिया है साफ साफ कि इट इज ऑन द अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, तो अपन क्या करेंगे, 200% ऑफ टैक्स निकालेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ एमसीक्यूज, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया थ्योरी क्वेश्चन, तो आप दोनों निकाल के आना, 50%
अगर अंडर रिपोर्टिंग है, अगर ये मिस रिपोर्टिंग होगा तो इस पे 200% ऑफ टैक्स लगेगा। ये दोनों निकाल के आना अगर थ्योरी पेपर आएगा तो, थ्योरी में आएगा तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29, X Limited, a domestic company not opting for provision of section 115BAA, has total income of 10 crore 1 lakh. The gross receipts of previous year 2021 is 260 crores. मतलब 400 करोड़ से कम, मतलब 25% टैक्स, राइट। तो टैक्स लाइबिलिटी निकालना है अपने को। देखो 10 करोड़ 1 लाख आया, मतलब MR का कॉन्सेप्ट आने वाला है, क्या, मार्जिन रिलीफ। कैसे निकालते हैं हम, देखो मैंने बहुत ही ईजी बनाया है यहाँ पे। क्या करना है, आपको पता है क्या करना पड़ता है, जब भी मार्जिनल रिलीफ आता है तो अपन क्या करते हैं, जो वो मार्जिनल इनकम रहती है ना, जैसे 10 करोड़ है यहाँ पे कितनी है, 10 करोड़ 1 लाख है, तो आपकी मार्जिनल इनकम कितनी रही, 1 लाख की, और जो इनकम जिस पे टैक्स निकालना पड़ेगा अपने को वो 10 करोड़ रहेगा। अपन क्या बोलते हैं, जो ऊपर की इनकम पे एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है वो हम नहीं देंगे, आप ऊपर की इनकम रख लो। हम ये करते हैं हमेशा, ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, हम 10 करोड़ पर टैक्स निकालते हैं, ठीक है, और जो बची हुई इनकम है वो पे कर देते हैं, ऐसे करते हैं। देखो मैंने वैसे ही कर दिया डायरेक्टली, टैक्स ऑन 10 करोड़ निकाला, ठीक है, फिर उसमें सरचार्ज ऐड किया 7%, ठीक है, और अपन क्या करेंगे, बस इनकम ओवर 10 करोड़ 1 लाख और पे कर देंगे। हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाला टैक्स पे नहीं करना हमको देखो, क्योंकि क्या होगा, 10 करोड़ 1 लाख हुई इनकम तो सरचार्ज 12% लग जाएगा, ठीक है, फिर वो मार्जिन रिलीफ निकालेंगे, वो सब नहीं करना अपने को। एक्चुअली आखिरी में टैक्स पेबल कितना आने वाला है, 10 करोड़ पर टैक्स निकाल लो प्लस सरचार्ज निकाल लो, राइट, और उस पर जो इनकम अबव 10 करोड़ है वो ऐड कर दो, बस उस पर 4% सेस लगा दो, तो 279.24 आ जाएगा, 279.24, देखो आंसर है, ठीक है। सेम क्वेश्चन बाद में फिर से हुआ, तो देखो यहां पे अगर मैंने बहुत ही शॉर्टकट में किया है, आप लोग पूरा भी कर सकते हो। पहले आप टैक्स निकालो 10 करोड़ 1 लाख पे, फिर निकालो टैक्स 10 करोड़ पे, ठीक है, फिर जो डिफरेंस आया वो बोलोगे आप कि इतना तो पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1 लाख पे करेंगे, तो बचा हुआ क्या आएगा, मार्जिन रिलीफ आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी मार्जिन रिलीफ के बारे में नहीं पूछा है, इसलिए अपन वो कर ही नहीं रहे, अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं। देखो इस पे भी 10 करोड़ 2 लाख इनकम है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर 410 करोड़ है, मतलब क्या, मतलब 30% टैक्स। तो देखो अपन निकाला टैक्स ऑन 10 करोड़ 30 लाख 3 करोड़ प्लस 7% सरचार्ज प्लस इनकम ओवर 10 करोड़, वो ऐड कर दिया अपन ने, प्लस 4% सेस ऐड कर दिया, डायरेक्टली आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और आप जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, पर ये इजी है। अगर आपको एमआर पूछता तो आपको पूरा करना ही पड़ता, बट यहाँ पे एमआर पूछा ही नहीं है, यहाँ पे अंत में टैक्स पेबल पूछा है, तो मैंने वही कर दिया, ठीक है। A Limited, Indian company, bought back its listed shares from its shareholders, and B Private Limited, an Indian company, bought back its unlisted shares. बायबैक पर टैक्स लगता है सेक्शन 115 QA में इन हैंड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। कितना लगता है टैक्स ऑन बायबैक, 20% प्लस 12% प्लस 4% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, विच इज इक्वल टू 23.296%, सेक्शन 115 QA। सर डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। देखो एडिशनल इनकम टैक्स एट 23.296% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज लेविएबल इन द हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी प्राइवेट लिमिटेड, इनकम राइजिंग टू शेयर होल्डर्स इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, ओके। गामा लिमिटेड ने डिस्ट्रीब्यूट किया है डिविडेंड ऑफ 130 लाख टू इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 उनको रिसीव हुआ 108 लाख नेट ऑफ टीडीएस डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज एंड 30 लाख फ्रॉम फॉरेन कंपनी। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, देखो 130 लाख किया, डिविडेंड रिसीव्ड कितना है 108 लाख एंड नेट ऑफ टीडीएस, मतलब ग्रॉस कितना है 108 बाय 19/200 दैट इज 120 लाख, और 30 लाख मिला फॉरेन कंपनी से। सर डिविडेंड किससे भी मिला हो इसमें इंक्लूड करते हैं अपन एटीएम के फॉर्मूले में, तो 150 लाख अपने को डिविडेंड रिसीव्ड है, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना है 130 लाख और डिविडेंड रिसीव्ड कितना है 150 लाख, तो एटीएम में डिडक्शन किसका मिलता है, विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है, तो हम दे देंगे, और 130 लाख का डिडक्शन हम दे देंगे, बस, ओके, ठीक है। अब two tonnage tax companies X Limited and Y Limited are amalgamated to form a new tonnage company Z Limited, a qualifying company, and the option for tonnage tax scheme has an unexpired period of 8 years, X का और Y का है 6 years का, तो कितने साल का मिलेगा इनको, तो अपन ये
कहीं पढ़े नहीं हो आज तक तो यहाँ पढ़ लो कि जब भी दो तनिज कंपनी अमलगमेट होती है तो जो पीरियड मिलता है, जिसके पास ज़्यादा पीरियड होता है ना, वो कंटिन्यू होता है अमलगमेटेड कंपनी केस में। मतलब देखो यहाँ पे एक्स के पास 6 ईयर्स है, वाई के पास 8 ईयर्स है, तो अपन क्या करेंगे, 8 ईयर्स के लिए मिलेगा। जो अमलगमेटेड कंपनी रहेगी ना, न्यू शिपिंग कंपनी, उसको 8 ईयर्स के लिए पूरा अनएक्सपायर्ड पीरियड मिलेगा। जिस कंपनी के पास ज़्यादा पीरियड रहता है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब मिस्टर हरी है, उनकी इनकम 52 लाख की अंडर पीजीवीपी। वन ऑफ हिज बिजनेसेस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन at 100% of profits under section 80 IA for AY 23-24. The profit from such business included in the business income is 35 lakh rupees. What is tax payable? तो देखो 52 लाख की इनकम है, डिडक्शन मिलता है 80 IA का 35 लाख का, तो बचा कितना 17 लाख। इस पे निकालो टैक्स, ठीक है, मिस्टर हरी के नाम हाथ में टैक्स निकालो, ये आएगा आपका 335,400। निकालो, पॉज करो, निकालो, पॉज करो, निकालो, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 80 IA में डिडक्शन है तो आपको AMT कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट राइट, ठीक है। तो 17 लाख पे 35 लाख ऐड कर दो, 52 लाख आ जाएगी आपकी 80I। इस पे निकालोगे आप 18.5% ऑफ 52 लाख विच विल बी इक्वल टू 11,0530, ठीक है। तो AMT रेट कितना होगा बेटा 11,0530 और AMT रेट होगा 11,0530 माइनस 335,400 दैट इज 765,130, ठीक है। ओके, डन है, डन है, सिंपल है, ठीक है। In the previous year 2023, Mr. Ganguly, a resident individual, aged 60 years, earned a income from profession rupees 1,45,000, winning from card games 150 gross. He has also interest of 40,000 on FD with banks and now 9,000 on saving accounts with bank, ठीक है। कितने 60 ईयर्स के, मतलब सीनियर सिटीजन है, मतलब इनको 80 TTA तो मिलेगा, 80 TT भी मिल जाएगा, TTA नहीं मिलेगा, TT भी मिल जाएगा, ठीक है। He deposited 1,50,000 in PPF. What is total income of Mr. Ganguly? ठीक है, उन्होंने 115 BSc ऑप्ट नहीं किया है, ठीक है। PGP कितनी है 145, IFRS कितनी है विनिंग्स 150, FD इंटरेस्ट 40,000, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 9,000, GTI कितना हुआ 344। बेटा 80 TTB में आपको C+D 49,000 मिल जाएगा पूरा, राइट, और PPF का मिल जाएगा 150, राइट। तो इनकम हो जाएगी आपकी 145, आंसर 145। ओ हो, यहाँ तो 150 आंसर है, अरे अरे ये कैसे हुआ, यहाँ तो 150 आंसर है, ये कैसे हुआ सर? सर क्या होगा सर यहाँ पे, देखो यहाँ पर छुपा के रखे छोटा सा, इसको लेके आओ इधर, थोड़ा बड़ा करो, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, नहीं ठीक है। क्या हुआ ना, देखो आपकी IFRS की इनकम पे आपको चैप्टर 6 से रिडक्शन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि विनिंग की इनकम है, विनिंग की इनकम है। तो आपके पास ये दोनों इनकम तो खत्म हो गई 80 TTB में, बची कौन सी 145 की PGVP इनकम और IFOS विनिंग्स की 150। तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो PPF का मिल सकता है वो कितना मिल सकता है 145, तो यहाँ पे PPF का डिडक्शन मिलेगा 145 और आपकी इनकम कितनी होगी 150। सीधे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप में से 92% लोग, 95% लोग क्या करके आते हैं 145 इनकम करके आते हैं, क्योंकि याद ही नहीं रहता है अपने को, बहुत जल्दी में रहते हैं अपन, ठीक है। 150 आ गया आंसर, राइट। चलो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 हेल्प पेड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB रिसीव्ड डोनेशन ऑफ ₹80 lakhs, आउट ऑफ विच 10 lakhs वर कॉर्पस डोनेशन which were deposited in post office saving bank account and 20 lakhs were anonymous donations. The trust applied 40 lakh towards its object for previous year 2023. टैक्स लाइबिलिटी ट्रस्ट की कितनी आएगी, तो देखो कितना टोटल 80 लाख रुपीज मिला है, 10 लाख कॉर्पस है, 10 लाख हटा दो कितना बचा 70 लाख, उसमें 20 लाख क्या है एनोनिमस है, 20 लाख भी हटा दो कितना बचा 50 लाख रुपीज। अब एनोनिमस पूरा क्या 115 BBC में टैक्सेबल होता है क्या, नहीं, उसमें से कुछ माइनस करते हैं अपन, क्या माइनस करते हैं 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। अब 5% कितना है टोटल डोनेशन का 80 लाख का 4 लाख, तो अपन 4 लाख माइनस करेंगे, तो 20 लाख में से आप 4 लाख माइनस करके बचा हुआ 16 लाख
टैक्सेबल करोगे 115 बीबीसी में, और जो बचा हुआ 4 लाख है वो ऐड कर दोगे नॉर्मल इनकम में। 50 प्लस 4 54 लाख, इसमें 15% हटाओ, बचा 45.9 लाख। फिर उसमें अपने अप्लाई कितना किया है, 40 लाख अप्लाई किया है, 40 लाख माइनस कर दो, कितना बचा 5.9 लाख। इस इनकम पे नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्स लगेगा, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 30,500। एंड जो 16 लाख की इनकम है इस पे लगेगा 115 बीबीसी एट 30%, कितना हुआ 480 480 प्लस 30,500 विल बी इक्वल टू 510,500 प्लस 4% सेट्स विल बी इक्वल टू 530,920। अब जल्दी से बेटा एक काम करो, इजी क्वेश्चन है, पॉज करो, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ओके। फॉर द प्रीवियस ईयर ended 31/3/23, a public charitable trust registered under section 12AB derived income of 10 lakhs from properties held under trust, ठीक है, and 15 lakhs being voluntary contributions from public, out of which 8 lakhs was applied for charitable purpose and 4 lakh towards repayment of loan for construction of orphanage. The amount of 4 lakh was not claimed as application in any earlier previous year. बेसिकली यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि अपन रीपेमेंट करते हैं तो अप्लाइड मानते हैं उसको, इतना सब चेक किया बस। 25 में से 15% माइनस कर दो पहले, बचा ये, इसमें 8 लाख अप्लाइड और 4 लाख रीपेमेंट, बचा कितना 9.25 लाख। आंसर, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। केस नंबर में और अच्छे क्वेश्चन है, एमसीक्यू थोड़े से फिर भी इजी है, ठीक है। कमला चैरिटेबल ट्रस्ट registered under section 12AB having its main object as medical relief earned income of 2 lakhs as interest on bonds issued by local authority and agricultural income of 4 lakhs during previous year 2023. Which of the following statement is correct? अब देखो, जो ये इंटरेस्ट बॉन्ड्स इशूड बाय लोकल अथॉरिटीज पे जो इंटरेस्ट होता है ये एग्जाम्प्ट होता है सेक्शन 10-15 पे। किसमें एग्जाम्प्ट होता है 10-15 में। और हमने पढ़ा है कि अगर हम सेक्शन 11-12 के एग्जाम्शन क्लेम कर रहे हैं तो हमको सेक्शन 10 के कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलते, बस 2 एक्सेप्शन है उसमें। कौन से सेक्शन 10(1) एंड 10(23)(c). तो 10(1) क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, तो इस केस में ट्रस्ट को एग्रीकल्चर इनकम का डिडक्शन एग्जाम्शन मिल जाएगा, बट जो लोकल अथॉरिटी के इंटरेस्ट है बॉन्ड्स पे उसका एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। सिंपल। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत ईजी, इसलिए मैं नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 40। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 Sarvasena, a charitable trust, Sarvaseva, a charitable trust, made voluntary contribution not being corpus donations to another charitable trust registered under section 12AB out of its current year income derived from property held under trust. चलता है क्या? हाँ चलता है। An educational institution referred to in 10(23)(c)(6 out of its current year income derived from property held under trust. चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। Another charitable trust registered under section 12AB out of accumulated income of trust. चलेगा क्या? नहीं, अपन ने accumulated income से वो क्या पेमेंट डोनेशन नहीं चलेगा, तो सिर्फ 1 and 2 चलेगा, ठीक है। What would be your answer to question 40 above? Had the voluntary contribution to said trust institution been in the form of corpus donation? अरे corpus donation करोगे तो कुछ भी अलाउड नहीं रहेगा, none of the above, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रीट के बारे में। A REIT has distributed 2 crore of its to its unit holders which comprises of these incomes. अब मेरी बात ध्यान से सुन लो एक बार, रीट के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। रीट के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, बात करते हैं। सर यूनिट होल्डर्स के हाथ में 3 इनकम टैक्सेबल होती है, कौन सी? इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट फ्रॉम रीट। इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी एंड रेंट फ्रॉम रीट, ये 3 इनकम यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होती है, और बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में बाकी सारी इनकम टैक्सेबल होती है। तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, रेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट और डिविडेंड एसपीवी से होना चाहिए, तभी ये जाएगा यूनिट होल्डर्स के हाथ में। अगर ये इंटरेस्ट कहीं और से आया है तो वो इसके हाथ में नहीं जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में, सॉरी शेयर होल्डर बोल रहा हूँ, यूनिट होल्डर के हाथ में, वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो रेंट इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये तीनों जाएगा यूनिट होल्डर्स के हाथ में, और कैपिटल गेन ये जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, ठीक है। अब डिविडेंड की बात आती है। डिविडेंड में 2 चीजें होती है। अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया है अंडर सेक्शन 115BAA, अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया है अंडर सेक्शन 115BAA तो डिविडेंड टैक्सेबल होता है यूनिट होल्डर्स के हाथ में। बट अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया नॉर्मल टैक्स रेट्स में तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है यूनिट होल्डर्स के हाथ में। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। वो क्या, उसके हाथ में क्या होता है, पास थ्रू स्टेटस मिलता है उसको, ठीक है, ओके।
देखो इसका आंसर क्या है, 4 एंड 5 अबव है, पूरा नहीं पढ़ रहे अपन, इजी आंसर है। ओनली इनकम रेफर टू इन 4 is taxable in the hands of REIT. Income referred to in 1 and 2 is taxable in the hands of unit holders, और income referred to in 3 above is exempt both in the hands of REIT and unit holders. क्यों? क्योंकि देखो SPV ने क्या किया है, इन्होंने ऑप्ट नहीं किया है 15BAA, ऑप्ट नहीं किया है मतलब नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्स पे किया है, मतलब डिविडेंड एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। ठीक है, ये इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट फ्रॉम REIT ये तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये सिर्फ टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। ठीक है, बट अगर कंपनी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया है तो ये डिविडेंड यूनिट होल्डर्स और बिजनेस ट्रस्ट दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट के बारे में आप अगर पढ़ के आना, आपने पढ़ोगे तो आपको रिवाइज हो गया होगा पूरा, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा, मेरे रिविजन वीडियो से पढ़ लो, याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, मेरे हर एक बच्चों को पूरे रेट्स याद है, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसकी। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय REIT फ्रॉम SPV and distributed to unit holders is exempt in the hands of REIT and exempt in the hands of unit holders only if SPV does not exercise option under section 15BAA। सिंपल सी बात है, देखो REIT के हाथ में हमेशा एग्जेम्प्ट है, पर यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट कब होगा, अगर उनने 115BAA ऑप्ट नहीं किया। अगर 115BAA ऑप्ट किया है तो हमारे हाथ में एक्सपेल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब REIT की इनकम है रेंटल इनकम 2 करोड़ की। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म इनकम है कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 करोड़ का, और इंटरेस्ट इनकम है 3 करोड़ फ्रॉम ग्रामा लिमिटेड SPV। तो इस केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखो REIT एंजॉयज पास थ्रू स्टेटस इन केस ऑफ इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम, इंटरेस्ट और रेंट में उसको पास थ्रू स्टेटस मिलता है, कैपिटल गेन उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा REIT के हाथ में। तुमको आता है पूरा बिजनेस ट्रस्ट तो इजी क्वेश्चन है चारों अगले। ठीक है, REIT को डिविडेंड मिला। ठीक है, डिविडेंड में क्या होगा वही बात की हुई है पूरी, देखो आंसर वही है 3, 4 और 9। क्या पढ़ लेते हैं एक बार। REIT एंजॉय करता है पास थ्रू स्टेटस डिविडेंड के केस में। ठीक है, डिविडेंड अगर REIT का टैक्सेबल है, नहीं 3, 6 और 9 ना, 6। Dividend is exempt in the hands of Mr. X and Mr. Y only if A Limited does not opt for section 15BAA। रिपीटेटिव बात लिखिए पूरी। और 9, tax is deductible by REIT on dividend distributed to Mr. X and Mr. Y only in case A Limited opts for section 15BAA। वही पूरी बात लिखिए जो कंसेप्ट है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो Mr. B has been holding 10% units in REIT, 7.5% in securitization trust and 5% in इन्वेस्टमेंट फंड फॉर मोर देन 15 मंथ्स। 15 मंथ्स के ऊपर हो गया मतलब 12 मंथ्स के ऊपर हो गया, मतलब ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है इन्वेस्टमेंट फंड का। राइट, द फॉलोइंग इनकम वर अर्नड बाय ट्रस्ट फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। अब देखो इन्वेस्टमेंट फंड में कितना है बेटा, यहाँ 5% है। राइट, REIT में 10% है और सिक्योराइजेशन ट्रस्ट में कितना है 7.5%। तो अब तीनों की टैक्सेबिलिटी याद होना चाहिए आपको इसमें, इस क्वेश्चन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फंड के केस में क्या होता है, सारी इनकम टैक्सेबल होती है एक्सेप्ट PGVP इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। PGVP इनकम जाती है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में और बाकी सारी इनकम जाती है किसके हाथ में, यूनिट होल्डर्स के हाथ में। बिजनेस ट्रस्ट के केस में क्या होता है, REIT के केस में इंटरेस्ट डिविडेंड इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट फ्रॉम REIT ये टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, बाकी जाता है इन द हैंड्स ऑफ REIT। और इन केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के केस में होता है ऑल इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिजनेस इनकम छोड़ दो, बची हुई अदर इनकम 5% आएगी किसके हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में। यहाँ पे अपने को यूनिट होल्डर की इनकम निकालनी है, अगर उसकी इन सब के अलावा 270 कैपिटल गेन है तो देखो 5% यहाँ से आएगा 10,000, और ये लॉस जो है ये भी आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, यूनिट होल्डर खुद कैरी फॉरवर्ड करेगा 62,500। ठीक है, REIT के केस में रेंट इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में 10% और इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, अदर इनकम ये नहीं आएगी यूनिट होल्डर के हाथ में क्योंकि इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट फ्रॉम REIT आता है बस। ठीक है, और इस केस में सारी इनकम आएगी किसके हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में, तो इसका 7.5%। तो देखो रेंट का 10% 1 लाख, इंटरेस्ट का 10% 80,000, LTCG 270, ये IFRS 10,000, इसका PGVP 6 लाख का 7.5% 45,000 और लॉस 62,500 का कितना हुआ 442,500। राइट, देखो आंसर इजी।
ठीक है। सेक्शन 40 क्वेश्चन 47, ABC and company and PQR company are two NR entities based in country A and country P respectively. Both the entities own and operate an electronic facility through which they effect online sale of organic products manufactured by them. Details of their receipts from such sale during the previous year 2023 are ABC and company country A, ABC PQR and company country P. देखो इंडिया में सेल कितनी है 138 लाख, बाहर सेल कितनी है 285 और 377, बट जो बाहर सेल हुई है उसमें से इंडिया का आईपी एड्रेस कितना यूज हुआ है 63 लाख में और 73 लाख में। अब देखो 138 प्लस 63 लाख कितना हुआ 201 लाख और 126 प्लस 73 लाख हुआ 199 लाख। कहाँ पे एप्लीकेबल होगा इक्वलाइजेशन लेवी? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर का, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का 2 करोड़ के ऊपर है, तो एबीसीएन कंपनी केस में इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा। देखो इक्वलाइजेशन लेवी इज अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ एबीसीएन कंपनी एंड बट नॉट पीक्यूआरएन कंपनी। इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो राजेश है रेसिडेंट इंडियन, एम्प्लॉय है मैसर्स एबीसी लिमिटेड का बैंगलोर, सैलरी के अलावा उसकी इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी है, मतलब बिजनेस इनकम नहीं है। MSPQR Inc, a foreign company not having P in India, whose gross receipts are equivalent to 1.8 crores, rendered online advertisement services to Mr. Rajesh, for which Mr. Rajesh made a payment of 2 lakh rupees। ठीक है। अब देखो PQR Inc फॉरेन कंपनी है जिनका P नहीं है इंडिया में, इनके हाथ में इक्वलाइजेशन लेवी लगने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि 2 करोड़ से कम है इनका रिसीट्स, क्योंकि रिसीट्स इनका 2 करोड़ से कम है। अब राजेश के हाथ में, राजेश ने 1 लाख से ऊपर पेमेंट किया है तो इक्वलाइजेशन लेवी लग सकता है, बट राजेश की इनकम कौन सी है? सैलरी और इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, मतलब इसकी बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब इसने पेमेंट बिजनेस के लिए नहीं किया है, तो इसलिए इसको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। द ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी। सिंपल। देखो ये खेलता है यहाँ पे तुम्हारे साथ पूरा, ठीक है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस। ए लिमिटेड इज सिंगापुर कंपनी which owns and operates an electronic platform for provision of services. B Limited is a Malaysian company जिसका पोया मलेशिया में, which provides online advertisement services. The gross receipts from such services to persons resident in India may be taken at 3 crores in the financial year 2023 for A Limited and B Limited both. दोनों का 3 करोड़ मतलब 2 करोड़ के ऊपर है। A Limited does not have P in India, ब्रांच इन इंडिया नहीं है A की, बट B की ब्रांच है मुंबई में एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आर इफेक्टिवली कनेक्टेड टू द ब्रांच। मतलब देखो बी के हाथ में तो कुछ भी नहीं लगने वाला इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। मिस्टर एक्स, अ सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हैज अवेल्ड सर्विसेज फ्रॉम ए एंड बी लिमिटेड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एन अमाउंट पेबल टू ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड is rupees 1 lakh and 12 lakh respectively. Would equalization levy be attracted in the respect of same? तो देखो पहली बात, बी के हाथ में तो कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है। ए के हाथ में, ठीक है, ए को जो ने सर्विस पेमेंट किया 1 लाख का, ए के हाथ में क्या लगेगा? ए के केस में इनका इंडिया में पी नहीं है और ये 2 करोड़ के ऊपर क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं, 2 करोड़ के ऊपर रिसीट्स है इनकी, तो इनके हाथ में क्या लग जाएगा? इक्वलाइजेशन लेवी। इनके हाथ में क्या लग जाएगा? इक्वलाइजेशन लेवी 2% इन केस ऑफ हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड। सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब तुम बहुत इजीली कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। Mr. X, a foreign national and citizen of USA, working with M Inc, a US-based company, came to India during previous year 2023 for rendering services on behalf of employer. He wishes to claim his salary income earned during his stay in India as exempt. Which of the following is not a condition to be fulfilled to claim such remuneration as exempt income under Income Tax Act 1961? तो ये तो exempt income का तुमको याद नहीं होगा, देखो अगर आता हूँ याद। Remuneration received for services rendered in India by a foreign national employed by foreign enterprise, ठीक है। ये exempt कब होगा? कंडीशन क्या है? Foreign enterprise is not engaged in any business or trade in India. The employee's stay in India does not exceed 90 days, ठीक है, and remuneration is not liable to be deducted from income of employer chargeable under the Income Tax Act, ठीक है। तो देखो ये 3 कंडीशन तो वहाँ लिखी होगी, ठीक है। इसके अलावा 4th कंडीशन एक और लिखी है, मिस्टर एक्स शुड नॉट बी एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया। ये कंडीशन है क्या उसकी? नहीं है। यहाँ पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? बी विल बी आंसर, ठीक है। तो एग्जैक्टली बेटा अपन ने 1 घंटे के अंदर खत्म कर लिया इसको, एग्जैक्टली 1 घंटे में, 1 घंटे से कम में ही कर लिया सारे 50 MCQs। इससे ज़्यादा इफेक्टिवली आपको कोई भी रिवाइज नहीं करा सकता इसको,
ठीक है? इसी तरह हम लोग केस सिनेरियोज़ भी बहुत कम टाइम में कर लेंगे। 25 केस सिनेरियोज़ मुझे लगता है लेस देन 3 आवर्स में कर लेंगे अपन, 3 टू 3.5 आवर्स, उससे ऊपर नहीं करेंगे। 3 आवर्स में करा के दूँगा मैं पूरे तुमको। ठीक है? डन? ओके गाइस, आई एम फीलिंग सुपर हैप्पी टू बी एबल टू कंप्लीट इट इन लेस देन 1 आवर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप ये वीडियो, मतलब मेरे चेहरे पे आप खुशी देख सकते हो, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए भी इतना ही इफेक्टिव रहे जितना मुझे इफेक्टिव लगा है, मतलब जितना मुझे मजा आया पढ़ाने में, आपको मजा आया करने में। ठीक है? अब इसमें अपने मोस्टली जो भी कंसेप्ट कवर्ड थे, 20-30 कंसेप्ट रिवाइज हो गए। ठीक है? केस सिनेरियोज में और ज्यादा कंसेप्ट रिवाइज होंगे। ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। पसंद है तो लाइक करना और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। पक्का बताओगे? ठीक है? डन? ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं। और आपको अगर ये फाइल चाहिए जिसमें हमने सॉल्यूशंस किए हैं, सॉल्यूशंस मार्क किए हैं, तो ये फाइल आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे CA यश खंडेलवाल, यू विल फाइंड इट। तो वहां से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए बनाई है, डाउनलोड कर लो। ठीक है?